नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। हिंदुस्तान पुलवामा में हुए हिंदुओं की हत्या का जवाब देने के लिए तैयार है। हमले से पहले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तकनीकी रूप से कहें तो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। भारत ने अपनी तरफ से कार्रवाई की शुरुआत तो पहले ही कर दी थी और आज भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कूटनीतिक जीत हासिल कर ली है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पाकिस्तान को चीन सहित सुरक्षा परिषद के सभी देशों की तरफ से मिले ठंडे रिस्पांस ने पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी औकात बता दी है। पाकिस्तान के अनुरोध के बाद हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो जरूर, लेकिन काउंसिल की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। यूनाइटेड नेशन ने मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि पहलगाम हमले पर उसने कड़ी निंदा भी की। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चीन ने भी इस मामले पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में चुप्पी साध ली। यह पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की जीत की शुरुआत है। हिंदुस्तान में तैयारी जो है लड़ाई की या हमले की अंतिम चरण में है और कल देश भर में मॉक ड्रिल है और इसके लिए हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मॉक ड्रिल के बाद किसी भी क्षण भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और सीमा पर भी युद्धाभ्यास कल शुरू हो जाएगा। भारत के हमले से पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी पर हमला कर 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट भी उतार दिए हैं। भारत के तेवर देख पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तानी सेना और उसके नेता अपने लोगों को मजहब के नाम पर एक होने और मरने के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के मंत्री मुस्तफा कमाल ने तो कब्रिस्तान की तैयारी तक करने की बात कह दी है। अपने हालिया बयान में मुस्तफा कमाल ने कहा है कि मोदी हमें जन्नत भेजे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पाकिस्तान का विपक्ष सरकार से हालात के बारे में सही सूचना देने की मांग करते हुए संसद का बहिष्कार कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान की सरकार और सेना को आईना दिखाते हुए उसे दहशतगर्द बता रहा है और भारत के गुस्से और कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का विपक्ष मतलब कांग्रेस कभी राफेल में नींबू मिर्च टांगकर सेना का मनोबल गिरा रही है तो कभी कर्नाटक में सड़कों पर बिछे पाकिस्तान के झंडे को हटाकर उसे सम्मान दे रही है। आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ यदि कोई खुलकर खड़ा है तो वह खालिस्तानी समर्थक है। सीमा के बाहर और सीमा के भीतर अगर कहे तो वो कांग्रेस है। खालिस्तानी समर्थक जो है वो कनाडा में पाकिस्तान के समर्थन करते हुए भारत के विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या पाकिस्तान की सेना सीमा से सटे कब्रिस्तानों को भी अपने सैनिकों के लिए सुरक्षित करवा रही है? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का यही सही समय है? और क्या हिंदुस्तान के हमले से बलूचों को अपनी लड़ाई मजबूत करने में मदद मिलेगी? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ी, हमारे खिलाफ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी बात है, ये हमें डराएगा। ओ भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी जिंदगी शुरू होती है। हाँ, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारा ईमान अभी जो है वो उस काबिल नहीं है, हम जो है वो अपने उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन जब क्राइसिस आ जाए हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला फिर ईमान भी उस लेवल का दे देगा ना। तो भाई मैं तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जो ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ। ये सब सारी इस दुनिया पे हमारा ये एतमाद ईमान है कि भाई हमें तो एक दिन मरना है, मरने के बाद अगर जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो सुना आपने, पाकिस्तान के मंत्री तक जानते हैं कि हिंदुस्तान की सेना इस बार उनको जन्नत का रास्ता नहीं दिखाएगी बल्कि सीधा जन्नत पहुंचाएगी। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार भी सिर्फ दिखावटी तैयारियों में लगी और केवल सुर्खियों में भौंकने का काम कर रही है कि असल में तो पाकिस्तान की संसद में कुछ और ही चल रहा है। जनाब स्पीकर, आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है
फर्स्ट रो अव्वल का आखिर खाली है, ऐसे वक्त में तो चाहिए ये था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहाँ खड़े हैं। जो इससे पहले हमारे ISPR के DG ब्रीफिंग दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ऐवान को जरा बराह रास्त और मुत्तला किया जाता इस सारी सूरत हाल से। इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ऐवान में मेरे ख्याल में न तो कोई संजीदगी है, न हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है, और न हमारे मुल्क की इस मखसूस हालात का कोई संजीदगी से नोटिस दे रही है। हम तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे, हमने डिस्कस करना था इस सारी सूरत हाल को, लेकिन किसको सुनाया, किसको सुनाया आखिर। तो इसलिए मैं कम अज कम ऐवान से जाना चाहता हूं और इस ऐवान का मजीद हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब आप तैयारी पूरी हो चुकी है। कल जो है हाई अलर्ट जो है, कल मॉक ड्रिल किया जा रहा है और मॉक ड्रिल के लिए हाई अलर्ट पे रखा गया है। दिल्ली राजधानी सहित पूरे देश में ये हाई अलर्ट जारी है। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पहले आपको मैं एक दिखा दूं। हमारे पास जो बड़ी खबर है वो है बलूच से। बलूच ने पाक रेंजर्स की गाड़ियों को उड़ा दिया है। बलूचिस्तान के बोलान में यह हमला किया गया है और यह हमला आज तकरीबन दोपहर में 2 बजे के आसपास किया गया है। बलूचिस्तान में पाक रेंजरों की गाड़ी जो है उड़ा दी गई है। IED ब्लास्ट किया गया है। सूत्रों से जो खबर मिल पा रही है उससे कि IED ब्लास्ट से पाक रेंजर्स की गाड़ी को उड़ा दी गई है और 7 पाकिस्तानी रेंजर्स के मौत की खबर है। दूसरी एक और बड़ी खबर हमारे है कि भारत ने नोटम जारी किया है। ये जो जारी किया जाता है युद्ध से पहले हवाई अभ्यास के लिए जारी किया गया है नोटम, और कल सीमा के पास, पाकिस्तानी सीमाओं के पास युद्धाभ्यास किया जाएगा, हवाई अभ्यास किया जाएगा और कल पाकिस्तानी सीमा पर यह अभ्यास किया जाएगा, जिसको लेकर के पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तानी सीमाओं पर यह हवाई अभ्यास किया जाएगा। करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ रजाक है, बलूच समर्थक है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और TPS त्यागी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में कर्नल TPS त्यागी जी। सिद्धार्थ दवे विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। और VN झा डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ग्रुप कैप्टन है पूर्व, वो भी हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं जो हमारे साथ रजाक साहब है, राजा रजाक साहब, मैं उनसे करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो खबर हमारे पास आई है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को बलूच के इलाके में जो है वहाँ पर IED ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। क्या रजाक साहब आप कहेंगे कि इस लड़ाई में बलूच अपने आप को कहाँ देख रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में यह जो तनाव है और किसी भी क्षण जो है लड़ाई शुरू हो सकती है, बलूच इसमें अपने आप को कहाँ देखता है? और क्या लगता है कि बलूच इस तनाव से, भारत पाकिस्तान के बीच में जो है तनाव हुआ, इससे बलूच की लड़ाई मजबूत हो रही है वहां पे? रजाक साहब की आवाज आ रही है आपको? पाकिस्तान के कब्रिस्तान में यह क्या हो रहा है? पाकिस्तान की 8 से खबरें कांप उठी है और कब्रिस्तान में तैनात पाक सैनिक जनता के विरोध में है। युद्ध में जब उतरेगा हिंदुस्तान तो कम पर जाएंगे कब्रिस्तान। हमारे साथ राजा रजाक साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, रजाक साहब अगर आपको आवाज आ रही है तो आप जवाब दे सकते हैं। थोड़ी देर में आप स्क्रीन पे भी हम आपको लेंगे, आप जवाब दे सकते हैं। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में यह जो तनाव की स्थिति है और किसी भी क्षण युद्ध शुरू हो सकता है, इस तनाव से क्या बलूच की लड़ाई मजबूत हुई है? अगर भारत लड़ाई शुरू करता है तो उसमें बलूचों की भूमिका क्या रहेगी? रजाक साहब क्या आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि रजाक साहब को आवाज़ हमारी नहीं है। मैं कर्नल TPS त्यागी जी के पास जाना चाहूँगा। त्यागी जी, कल भी आपसे इसी मसले पर बात हो रही थी। अब कल हाई अलर्ट पे रखा गया मॉक ड्रिल है, और एक जो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बारे में मैं चाहूँगा, उसमें जो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, वहाँ पर जिस तरीके के डेवलपमेंट्स आए हैं, अब मैं चाहूँगा कि उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या पाकिस्तान अब पूरी तरीके से अलग थलग हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान ने कोशिश की, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है, 5 परमानेंट है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। इस वक्त जो उनका हेड है वो है ग्रीस। अब पहले तो ये बात समझ लें कि ग्रीस की टर्की से अदावत है और टर्की के ओटोमन एम्पायर को खत्म करने में भारत के सरदारों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। लिहाजा
टर्की हमारे अगेंस्ट और ग्रीस हमारे साथ, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त हिंदुस्तान तो हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, मगर पाकिस्तान उसका मेंबर है। मेंबर होने के नाते उसने कहा कि एक बंद कमरे के अंदर मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग हो गई। अब मीटिंग में 2 सवाल सामने आए। पहला सवाल ये आया कि आप जो बार बार पाकिस्तान से पूछा गया कि आप न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी देते हैं, इज इट रैशनल? अब इसका कोई जवाब क्या देगा? क्या कोई देश जो भी न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दे रहा है, भाई रशिया इतने दिनों से यूक्रेन से लड़ रहा है, उसके पास इतने न्यूक्लियर बम है जो पूरे वेस्ट के पास नहीं है, लेकिन उसने तो अभी तक न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं किया, और ये धमकी दे रहे हैं कि नहीं जी हमारे तो पाव पाव भर के पाव में जल देंगे। तो अब इसका वो क्या जवाब दें? लिहाजा सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर थे वो इस बात के ऊपर इनसे असहमत रहे। फिर उन्होंने दूसरी बात पूछी कि क्या लश्कर तैयबा के आतंकियों का हाथ इस पहलगाम घटना में नहीं था? अब ये सबके सामने है, और अब तो ये भी सामने है कि खाली लश्कर तैयबा का नहीं, बल्कि लश्कर तैयबा कहा गया था जनरल मुनीर के द्वारा, और लश्कर तैयबा ने जिम्मेदारी दी थी द रेजिस्टेंस फ्रंट को, और द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले के तुरंत बाद जिम्मेदारी ली थी कि हाँ ये हमला हमने करवाया है। अब उसके बाद में कुछ भी लिपापोती करते रहे, लेकिन जो चीज पहले सामने आ जाती है वही सच होती है। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का स्टेट इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये केवल नॉन स्टेट एक्टर्स की बात नहीं होती, जैसा वो सबके सामने नाटक करता है, तो बात और थी, लेकिन ये तो स्टेट इन्वॉल्वमेंट है। यानी अब तो ठीक है ना, वो नाम शायद कुछ और ले, वो कह रहे थे रज़ा, तो मैं से जी त्यागी जी आप बोलते रहे जी। स्टेट इन्वॉल्वमेंट है। इसका स्टेट इन्वॉल्वमेंट की चीजें खुली कहाँ से? हम तो पहले से जानते थे, लेकिन जब तउवर राणा को यह लाया गया तब पता लगा कि अरे उसके तो संबंध, तउवर राणा खुद एक डॉक्टर था इन द मेडिकल कोर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और मेजर अली और मेजर इकबाल ये उनके साथ मिलके इन्होंने 26/11 की बात बनाई थी। फिर जब मूसा का पता लगा, वो भी एक पैरा कमांडो था ISI का, बिल्कुल। यानी और ISI जो है वो है पार्ट ऑफ आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, यानी कि बिल्कुल। ये जो आपने परमाणु हमले वाली जो बात करी, अभी भी पाकिस्तान के मीडिया में अभी जो हमने दिखाया कि वहाँ भी कह रहे हैं कि अगर हमारे वजूद पे बात आएगी तो हम कुछ भी कर सकते, जब हम नहीं तो कोई नहीं, मतलब वो परमाणु बम की तरफ इशारा कर रहे थे। हमारे साथ सज्जाद भाई है, राजा सज्जाद भाई है जुड़े हुए हमारे साथ। बलूचों ने अभी जो है एक अटैक किया है पाकिस्तानी रेंजर्स पे। सज्जाद साहब, ये जो लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में ठन चुकी है और किसी भी वक्त जो है मामला और आगे बढ़ सकता है, क्या आपको लगता है कि इस लड़ाई में या इस लड़ाई से बलूचों का जो संघर्ष है, बलूचों की जो लड़ाई है वो मजबूत होगी, और बलूच अपने आप को इस लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको समझना होगा। ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान में सिंधी, पाकिस्तान में बलोच, पाकिस्तान में पख्तून और पाकिस्तान में POJK के लोग, ये सब के सब वाज़ेह तौर पे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है और पाकिस्तान से आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। और जहाँ तक पंजाब की बात है, तो पंजाब में भी और इवन ओवरऑल अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो जो पाकिस्तान की अपोजिशन है इस वक्त, वो इमरान खान की शक्ल में पिछले 3 साल 2 साल से उनका, जब से उन्हें रिमूव किया गया है, तो उनका जो किरदार रहा है वो भी सबके सामने है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी अवाम की कहीं भी कोई हमायत या मदद हासिल है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के डीमोरलाइज होने का। पाकिस्तान की पसपाई की सबसे बड़ी वजह यही है और सबसे बड़ी परेशानी उनकी यही है। बलूचिस्तान में चूंकि जो मुख्तलिफ तहरीकें हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उनकी मुख्तलिफ नोयत है। जैसे POJK में पुरअमन तहरीक है गिलगित बल्तिस्तान में और POJK में, लेकिन बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए बंदूक उठा चुके हैं। तो जाहिर है अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है या पाकिस्तान जंग की तरफ जाता है, तो उसमें मेरे ख्याल में बलूचों के लिए ये मौका होगा कि वो पाकिस्तान से आज़ादी हासिल कर लें। और बलोच जिस तरह लड़ रहे हैं और बलोच जिस तरह मसाइल पैदा कर रहे हैं, जिस तरह फौज पे हमले कर रहे हैं, उससे देखकर यही लगता है कि
ये पाकिस्तान अगर वो इस स्थिति का फायदा उठाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं और वो लग रहा है कि ये इससे अच्छा मौका जो है शायद उनके पास नहीं है। वीएन झा जी हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन है पूर्व में और ऐसे मसलों पर बहुत अच्छी समझ रखते हैं। वीएन झा जी, मैं आपके पास जाना चाहूँगा। अभी जो चीज़ टीपीएस त्यागी जी कह रहे थे, मैं थोड़ा उससे आगे बढ़ना चाहूँगा। जो कह रहे कि परमाणु हमले की स्थिति में है और जो पाकिस्तान का विपक्ष है, पाकिस्तान की जो मीडिया है और जो वहाँ के बलूच है, सभी जगह से पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। अभी जो स्पेशल सेशन पाकिस्तान में रखा गया था, वहाँ पर सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा मंत्री नहीं था जो स्थिति के हालात के बारे में जो है संसद को अपनी बात रख पाता। वहाँ भी जो है हमने दिखाया कि वहाँ किस तरीके से असंतोष फैला हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया जो है वो लगातार पाकिस्तान सरकार और ख़ासतौर पर सेना को आईना दिखा रही है और कह रही है कि यह जो टेरर है, यह जो दहशतगर्दी है, इसके लिए पाकिस्तान की सेना खुद जिम्मेदार है। क्या आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, ये सब कुछ मिल करके पाकिस्तान को भीतर से ही खत्म कर देगा? हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होगी? नहीं, देखिए, भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहते हैं। जी, देखिए, पड़ोसी हमेशा से रहेगा आपके पास में, और पड़ोसी अगर स्टेबल हो, अगर न्यायप्रिय हो, तो ये हमेशा एक बेहतर चीज होती है। लेकिन ये पड़ोसी जो है ये न्यायप्रिय नहीं है। ये हमेशा से कुछ न कुछ ऐसा करता रहा है जो कि भारत के हमेशा खिलाफ रहा है। और भारत को तो छोड़िए, अभी जो हमारे बलूच जो फ्रेंड्स कह रहे थे, वो लोग आज के दिन में कितना परेशान हैं। परेशानी नहीं, उन्होंने कितनी किल्लतें झेली हैं, कितनी उन्होंने मुश्किलें झेली हैं पाकिस्तान में। उनके कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता हैं। जब से उनके ऊपर में उन्होंने एक्सेशन किया हुआ है, तब से बलूच लोग पाकिस्तान की एट्रोसिटी झेलते ही आ रहे हैं। आज के दिन में पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन बच गई है, बहुत थोड़ी सी बच गई है, और वहाँ की जो रिसोर्सेस हैं बिल्कुल उसके ऊपर में पूरा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि चीन तक को दे रखा है वो सारी चीजें। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, ये बलूचिस्तान के आज के दिन में जो वहाँ पे लोग हैं, वो उनको रियलाइज करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ अभी लड़ नहीं रहे हैं। अभी तो मोदी जी ने कुछ कहा ही नहीं है। मोदी जी ने तो अभी इतना ही कहा है कि जिन लोगों ने पहलगाम में अटैक किया हुआ है, उसके और उसके बैकर्स जो उसके आका हैं या उसका जो सपोर्ट करते हैं, उसको हम दुनिया के छोर तक नहीं छोड़ेंगे। बस इतना ही कहा है। पाकिस्तान का कहीं पर नाम नहीं लिया हुआ है। और हमने सुना है कि पिछले लगभग 10 दिन में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से अपनी मेजर जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको वहां से निकाल ली है। तो आज के दिन में बलोच लिबरेशन आर्मी और उनके लगभग और 11-12 सहयोगी हैं, उनके लिए आज फ्री हैंड है। वो ले लें, अपना पूरा बलूचिस्तान ले लें। भारत की तरफ से हम उनको इमीडिएटली पहला चीज हम करेंगे कि उनको रिकॉग्निशन दे देंगे अगर वो ले लेते हैं। लेकिन देखिए, भारत अभी ये चीज में यकीन, सिद्धार्थ जी मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। जी जी जी, वीएन झा जी। तो हम इस चीज में यकीन नहीं रखते हैं कि हम बलोच के साथ में खड़े हैं और उसके बाद वहां से लड़ रहे हैं। नहीं, अभी हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है। पाकिस्तान, हम जानते हैं कि बालाकोट में जो हमने स्ट्राइक किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या रुख दिखाया था। याद कीजिए वो दिन जबकि पाकिस्तान के लगभग 6 एयरक्राफ्ट भारत के सरजमीन को क्रॉस करके यहाँ पे कुछ बम गिराए थे। हालांकि वो बम पंजाब के कुछ फील्ड्स और कहीं पे वो जंगल में आके गिरे थे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस बार जब अटैक करने जा रहे हैं, हम तो अटैक करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान का नींद हराम हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है और होना भी चाहिए। तो ये जो अटैक होगा, इस अटैक के एवज में अगर पाकिस्तान ने अपने जिहादी संगठनों को बचाना चाहा और उसके तरफ से लड़ना चाहा, तो हम फिर फ्री हैं। फिर ये बिल्कुल फ्री है। दुनिया भी हमें इस तरीके के संकेत दे चुकी है कि आप फ्री हैं और आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है उसमें दुनिया का भी साथ हमें मिल रहा है। सिद्धार्थ दवे जी हमारे साथ है, कुछ कहना चाह रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ दवे जी, आप आपकी बात तो रखें, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और है कि पाकिस्तान के समर्थन में दुनिया में कहीं कोई नहीं दिखा, लेकिन कनाडा में खालिस्तानी समर्थक जो है वो उसके समर्थन में वहां पर झंडा उठाते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। दवे साहब जी बोलिए। मुकेश जी जी आ रहे, जी बोलिए सर। मुकेश जी, am I audible? Yeah, you are audible. You are audible, Siddharth Dave ji. Am I audible? Yes, you are audible. जी 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 आपके मैं सभी प्रश्नों को लेता हूँ। सबसे पहले चूंकि यहाँ पे राजा सज्जाद जी हैं और दर्शकों को बलूचिस्तान के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा।
ये बात है और ये मैं बात बता रहा हूं मीर अहमद यार खान की। दर्शकों, ये जानना आवश्यक है कि मीर अहमद यार खान इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के पहले किंग या पहले खान थे, पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रेसिडेंट, जो भी समझना है समझ लीजिए। 1947 15 अगस्त 1947 से लेकर 1948 मार्च 27 तक वो वहां के राजा रहे। गलती कहां हुई? 26 मार्च, ये ऑल डॉक्यूमेंटेड है, आप चाहें तो बिल्कुल, गूगल बिल्कुल। बाबा सर्च कर सकते हैं। 26 मार्च रात 9 बजे आकाशवाणी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कही जाती है कि वीपी मेनन कहते हैं कि इंडिया हैव नो स्टेक इन बलूचिस्तान और इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन बलूचिस्तान। ये कहते हैं नेहरू जी। और दूसरे दिन सुबह सुबह 27 मार्च को 1948 में, आई एम श्योर राजा सज्जाद जी इसको एक्नॉलेज करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग हैं वो आते हैं और उनको जबरदस्ती वहां से पकड़ लिया जाता है और एक्सेशन जो है उसकी ट्रीटी कराई जाती है। उस दिन से लेकर आज तक जो बलूचियों पे जो दमन हुआ है, जो एट्रोसिटीज हुई हैं, उनके सारे रिसोर्सेज जो है वो गलत तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं। ये एक समय आया 2016 15 अगस्त को, जब नरेंद्र मोदी जी ने फ्रॉम द रैम्पट्स ऑफ लाल किले से उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। अब वक्त आ गया है उस चीज को रियलाइज करने का। अब वक्त आ गया है कि राजा सज्जाद जी, बलूचिस्तान एक खुली हवा में सांस ले, और इसकी जो शुरुआत है वो खुद पाकिस्तान ने की बाय सीवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन से। वहां की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जो दमन होते हैं, इतने सारे लोग वहां पे मिसप्लेस हो जाते हैं, उनको कहां पे हैं वो कुछ उनका पता ही नहीं है। दे आर ऑल मिसिंग इन एक्शन। दूसरी बात जो आपने यूनाइटेड नेशंस की कही और कर्नल टीपीएस त्यागी जी ने भी बताया, तो इस पे जब वोटिंग हुई तो इट वाज इन 13 वर्सेस 2, 13 जो वोट हुए वो भारत की तरफ हुए। दो कौन से देश थे जिन्होंने भारत के लिए नहीं वोट किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? एक तो ऑब्वियस है चाइना होगा, और दूसरा वो भी ऑब्वियस है क्योंकि पाकिस्तान अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, तो वो था। तो इन दो कंट्रीज के अलावा बाकी सारे कंट्रीज ने, 13 कंट्रीज ने मिलकर जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को इक्विवोकली कहा that Pakistan is the harbinger creator and वो उसको जो पनाह देता है विश्व भर में टेररिज्म को, वो ऐसा देश है तो वो पाकिस्तान है। कमिंग बैक टू जो प्रश्न आपने किया किस तरह से खालिस्तानी कनाडा में जो उन्होंने प्रदर्शन किया, इसके बारे में तो सभी को पता है कि इन खालिस्तानियों को सपोर्ट कहां से मिल रहा है, वो जीएचक्यू से मिल रहा है, रावलपिंडी से उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं। दे आर ऑल, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के जोर पे, पैसे के बल पे जो है ये सब डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। किंतु आपके दर्शकों को यह भी जानना आवश्यक है कि यूनाइटेड किंगडम से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, न्यूजीलैंड से लेकर हर जगह पे जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, उन्होंने भारत के समर्थन में जो इस तरह से हिंदुओं पे नरसंहार हुआ, ये जो जिहादी टेररिज्म हुआ, एक्ट ऑफ जिहादी टेररिज्म, उसके विरोध में समग्र विश्व में हर जगह पे प्रदर्शन हुए। और 4 रविवार का दिन था और ऑस्ट्रेलिया में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वहां के मिनिस्टर्स भी उस प्रदर्शन में जुड़े। पाकिस्तान इस वक्त एकदम से अलग थलग हो चुका है और सिर्फ एक चाइना जो है उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो उसको सपोर्ट या इनडायरेक्टली वो कर रहा है, किंतु समग्र विश्व अभी भारत के साथ खड़ा है। समग्र विश्व, बिल्कुल समग्र विश्व जो है भारत के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो खालिस्तानी है, चाइना है, और भारत के भीतर में अगर कोई खड़ा दिख रहा है तो वो मुझे कांग्रेस दिख रही है। क्योंकि अभी कर्नाटक से जो विजुअल्स आए, जो हमने भी दिखाए कि वहाँ पर कर्नाटक पुलिस जो है वो सड़कों पर जो पाकिस्तान के झंडे बिछा दिए थे लोगों ने, जिसे कुचला जा रहा था, उसे कर्नाटक की पुलिस ने जो है सरकार के आदेश के बाद उसे उखाड़ के सुरक्षित जगहों पे सम्मान के साथ रख दिया है। यानी भारत के भीतर जो है कांग्रेस जो है उसके समर्थक के रूप में दिख रही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे कि सायरन बज चुका है, कल मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल के कितने देर के बाद जो है फाइनल हमला किया जाएगा, इसमें चर्चा करेंगे। चर्चा कर रहे थे और हमारे साथ सारे पैनलिस्ट बने हुए, लेकिन इससे पहले इस बीच में एक और बड़ी खबर हमारे पास आई है, जो कि गृह मंत्रालय में जो बैठक हो रही थी वो बैठक अभी खत्म हो गई है और उस बैठक में, हाई लेवल बैठक में मॉक ड्रिल पर एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस मॉक ड्रिल की रेंज को बढ़ा दिया गया है और ये देश भर में 259 जगहों पर होगी सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की जाएगी। गांव स्तर तक जो है ये मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है और
ग्रामीण क्षेत्रों में भी सिविल डिफेंस का अभ्यास जो है वो किया जाएगा, ताकि हर स्थिति के लिए जनता जो है वो तैयार रहे। सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल जो है वो देश भर में 259 जगहों पर किया जाएगा। हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्रालय में हो रही थी, उस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 259 जगहों पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया जाएगा और पूरा देश जो है इसके लिए तैयार है। और एक और बड़ी खबर, जो दूसरी बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि 9 मई को रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक जो है वो होगी और इस बैठक में आखिरी फैसला किया जाए। बेंगलुरु में संसदीय समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी और इस बैठक में भी महत्वपूर्ण फैसले किए जाएंगे। 10 मई को मुंबई में संसदीय समिति की दूसरी बैठक होगी और बैठक में रक्षा रणनीति पर चर्चा होगी। यह चर्चा बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह चर्चा जो है संसदीय समिति की बैठक की वो बेंगलुरु में होने वाली है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो है बने हुए हैं और टीपीएस त्यागी जी के पास मैं जाना चाहूँगा और इसी पे अपडेट लेना चाहूँगा। इसी के साथ त्यागी जी, है जो मॉक ड्रिल चल रही है, 259 जगहों पे मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है, अब जनता भी जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नहीं, मैं तो कहूँगा कि वॉर मोड में आ गई है। अब जनता को सिर्फ इंतजार है कि कब जो है हमें खबर मिलेगी कि भारत के, हिंदुस्तान की जो सेना जो है, हिंदुस्तान के जो फाइटर प्लेन है वो पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुस करके जो तबाही जो है वो तबाही, इसकी तैयारी है, इसका इंतजार है। इस मॉक ड्रिल के बाद से और कितना वक्त? देखिए, भारत की जनता अगर पूरी तरह से तैयार नहीं होती तो ये सिचुएशन ही ना आती। यहाँ पे ये सिचुएशन इसलिए है कि पाकिस्तान और चाइना से ज्यादा हिंदुस्तान में वो जो हाफ फ्रंट है वो हाफ फ्रंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उस हाफ फ्रंट को कंट्रोल करने का रास्ता इस तरह की जो मॉक ड्रिल्स हैं वो बार बार की जाए। जनता जब इसको करेगी तब उन्हें समझ में आएगा कि हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सब सेना पर नहीं छोड़ सकते, हमें भी कुछ करना है और हमें हमारे बीच में जो छुपे हुए गद्दार हैं उन गद्दारों के ऊपर भी एक्शन लेना है। यानी कि इस मॉक ड्रिल का ये तो फायदा है ही कि वार सिचुएशन में हम अपनी सुरक्षा करें, ये भी फायदा है कि आज के नौजवान जो भूल चुके थे कि कैसा 1971 था, कैसी लड़ाई थी, उनके अंदर एक जागृति आएगी, देश के प्रति देश प्रेम की भावना जागृत होगी और वो व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र में फर्क होगा। जी, उनकी रगों में जो रक्त का संचार है वो भी तेज होगा और देश के प्रति, भारत के प्रति जो है उनकी सोच जो होती है। बीएन झा जी, 1971 में आखिरी जो इस तरीके की मॉक ड्रिल जो है 1971 में हुई थी, उसके बाद से ये पहली बार इतने बड़े लेवल पे जो ये ड्रिल हो रही है। एक चीज जो देखने को हमें मिल रहा है कि भारत के भीतर के जो पाकिस्तान है, आप जब सर्वदलीय बैठक होती है तो वहां तो आप सरकार को कहते हैं कि हम साथ हैं, सरकार जो कहेगी, लेकिन बाहर जब आते हैं तो आप नींबू मिर्ची टांगने लगते हैं, आप पाकिस्तान के झंडे को सम्मान देने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत के भीतर के पाकिस्तान की लड़ाई भी साथ में ही लड़ी जानी चाहिए? जी, यही तो बात है। जी, आपने सटीक सवाल किया हुआ है। देखिए, ये जो मसला है इसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। देखिए, आज के दिन में जो राजद्रोह पहले हुआ करता था वो चीज नहीं है, लेकिन नई जो भारतीय न्याय संहिता आई हुई है इसमें देशद्रोह है। अगर कोई देश के खिलाफ कोई काम कर रहा है ऐसा, जो कि आपने अभी उदाहरण दिया, तो उसको आप जेल में डालिए, चाहे वो कोई भी हो। ये चीज आज के दिन में रेलिवेंट है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं मोदी सरकार को कि इस भारतीय न्याय संहिता का धारा 150 लगाए, क्योंकि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर में काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन किस पे लगा? ये तो सरकार के आदेश पे पुलिस उठा रही है, झंडे जो है सरकार के आदेश पे पुलिस उठा रही है। जी सिद्धार्थ जी, मैं आऊंगा, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। जी, तो इस पे किस पे लगाया जाए? मैं सिद्धार्थ जी के पास आऊंगा। सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे आप? जी मनीष जी, जब 9/11 की घटना हुई और अमेरिका ने शुरुआत कर दी, कहा ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है, GWOT। परंतु जो बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं वो ये है कि तुरंत 9/11 के बाद वो वहां पे पेट्रियट एक्ट लाए। पेट्रियट एक्ट क्या है कि जी आप कुछ कह रहे हैं? जी बोलिए। जी, तो उससे जो उन्होंने दूसरा काम जो किया वो किया कि ग्वाटानामो जो है वहां पे उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि जो भी इस पेट्रियट एक्ट के तहत दोषी पाए जाते हैं, दे आर फाउंड टू बी इंडल्ज इन एक्ट ऑफ सेडिशन और इन एक्ट अगेंस्ट द नेशन, उनको पहले तो वहां से उठा के ग्वाटानामो बे में डाल दिया जाता है। ऐसे कठोर जो है लॉ बनाने पड़ेंगे कि स्पेसिफाई करे कि जो ये एक्ट है ये भारत विरोधी है,
इसमें कल जो कार्यक्रम था उसमें मैंने यही बात कही कि कांग्रेस सरकार के साथ है लेकिन राष्ट्र विरोध कर रहा है, भारत के साथ नहीं है। वो पीछे तो बोल रहा है कि सरकार के साथ है, परंतु वो यहां पे जो बात कर रहा है वो राष्ट्र विरोध की बात कर रहा है। बिल्कुल। तो आवश्यकता इस बात की भी है, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी सरकार को भी बताना चाहूंगा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनने चाहिए कि जिसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश न हो, और ऐसा एक फैसिलिटी आप अंडमान निकोबार में या उसके बाहर कहीं पे कोई आइलैंड में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज सिद्धार्थ दवे जी, यही सवाल मैंने बीएन झा जी से भी कहा था कि जब कोई व्यक्ति अगर करे तो उसके खिलाफ तो आप कानून की धारा लगा करके सजा दे सकते हैं, जब सरकार ऐसी हरकत करे तो सरकार का क्या करें आप? क्योंकि वहां तो कर्नाटक सरकार कर रही है ना, सरकार के आदेश पे पुलिस कर रही है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो ये तो वही बात है जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत कहते थे कि भारत इज फाइटिंग वॉर एट 2.5 फ्रंट्स। अब ये कहीं ना कहीं पे 0.5 नहीं है, ये ऑलमोस्ट 1 फ्रंट हो चुका है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि जब यहाँ पे मॉक ड्रिल्स हो रही है, जब यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं, जब यहाँ तैयारियां हो रही हैं। और मुकेश जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मॉक ड्रिल्स क्यों होती हैं। फौज में एक कंसेप्ट होता है, वो कहते हैं मसल मेमोरी। आपको AK-47 राइफल उदाहरण देता हूं कि वो इतनी बार आपको खोलना और बंद करना की उसको प्रैक्टिस की जाती है कि रात में भी अगर आप उठते हैं तो आप उसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं अंधेरे में भी। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी मसल मेमोरी जो है वो इस सिचुएशन पे क्या करना है वो डेवलप हो जाती है। उदाहरण के तौर पे जब हम फ्लाइट लेते हैं और अगर जो भी अशरर है, एयर होस्टेस है, वो हमें बताती है कि सुरक्षा के नियम क्या है। आप हजारों करोड़ों बार बैठे हैं, फिर भी आपको देखना आवश्यक क्यों है? क्योंकि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद अगर कुछ घटना होती है तो वो चीज आपकी मेमोरी में फ्रेश है। तो इसीलिए आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मॉक ड्रिल को आप सिर्फ एक मॉक ड्रिल ना लें, उसको सीरियसली, सिंसियरली उसको एक इसी सिचुएशन में कि ये वॉर सिचुएशन है वैसा ही समझ के सभी नागरिक जो हैं उसमें बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही सिद्धार्थ जी आपने। मेरे दर्शक जो है मुझे लग रहा है कि सुन रहे हैं, वो भी इस बात को समझेंगे। जी, टीपीएस त्यागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सरकार दवे साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि मॉक ड्रिल जो है होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए, जरूरी है। यही मेथड है देश के अंदर देश भावना पैदा करने का। लेकिन आपने जो एक बात कही, आपने कहा कि इंडिविजुअल का तो एक्शन नहीं ले, सरकार का एक्शन कैसे ले? मैं ये कहता हूं कि बड़े पहाड़ को या बड़ी समस्याओं को सुलझाने का रास्ता है कि पहले उसकी एक कड़ी को सुलझाओ। क्या एक भी इंडिविजुअल के खिलाफ एक्शन लिया गया? मैंने आपकी चैनल पे कई बार ये बात कही है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला जो ये कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हिंदुस्तान के जो सिपाही हैं उनका पाकिस्तान के आतंकियों से गठजोड़ है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, हिंदुस्तान की सेना चीन से पिट के आ गई। वो कहता है कि अगर चीन की हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी कि जो इतने गुण गा रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे एक आदमी को तो जेल में भेजो। अगर ये किसी दूसरे देश में होता 24 घंटे में खुला घूम सकता था। मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये कह देना कि साहब सरकार के खिलाफ हम एक्शन कैसे लें। आप इंडिविजुअल के खिलाफ तो लो, एक के खिलाफ तो लो, यही तो प्रिंसिपल है, ताकि और लोगों को इबरत हासिल हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। एक और मनीष जी, मुकेश जी, मनीष जी, जी बोलिए। एक बड़ी एक हास्यास्पद बात भी कह सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो आए दिन किसी न किसी ऐसे ट्रिवियल मैटर्स पे अपना हाथ खड़ा करती, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं क्योंकि सार्वजनिक मंच पे बोल रहा हूं, किंतु आपके दर्शक समझ गए हैं। कहीं पे छोटी से छोटी घटना होती है, संज्ञान लेती है, बात करती है और ऐसे जगहों पे अपना ठुड्डा गाड़ती है जो उसका डोमेन भी नहीं है, और ऐसे मामले पे चुप्पी साध लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मामले को आगे आना आकर के उन्हें स्वतः संज्ञान लेकर के उनको इनिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। राजा सज्जाद जी हमारे साथ है, समय की कमी हमारे पास है, इसे राजा सज्जाद जी से आखिरी मैं कमेंट लेना चाहूँगा। सज्जाद साहब, जो स्थिति है सबको पता है, क्या पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का, क्योंकि वो वहाँ से पाकिस्तान आर्मी जो है अपने कैंप को वहाँ से बलूचिस्तान से जो है हटा रही है, ये भी हमारे पास सूचना आई है। क्या आप लोगों से या बलूच BLA से किसी भी तरीके की कोई बातचीत की भी प्रयास किया गया, किसी भी तरीके की कोई कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल कोई ऐसी कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि अभी कल ही जो बहुत से लोग लापता थे उनकी लाशें इन्होंने अस्पताल में भेजी हैं। they were murdered
कोल्ड ब्लड मर्डर था और उस पे बलोचों ने एहतजाज किया है। तो पाकिस्तान बिल्कुल किसी किस्म की, ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कभी भी जो अपोजिशन होती है इनकी, या जो इनकी बात के साथ जो लोग एग्री नहीं करते उनके साथ बात करने की इनकी कभी पॉलिसी रही ही नहीं है। तो बिल्कुल बलोचों के साथ या सिंधियों के साथ या इवन पख्तूनों के साथ या जम्मू कश्मीर का तो खैर इशू ही डिफरेंट है, ये बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है। और ये जो आपने मिनिस्टर्स के यहाँ पे न्यूज भी अभी दी, और ये जो मिनिस्टर्स बयान जारी करते रहते हैं, ये वही जहाद का चक्कर, और बुनियादी तौर पे ये लोगों को ये बताना चाह रहे हैं जी कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, गीदड़ भभकियां जिसको कहते हैं हमारी तरफ। तो ये वो गीदड़ वाली भभकियां हैं। पाकिस्तान की तैयारी क्या है, जिस तरह आपने खुद कहा कि अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल में भी क्वेश्चन उठाया गया कि पाकिस्तान सीधी सी बात करता है कि जी मैं न्यूक्लियर अटैक करूंगा। तो न्यूक्लियर अटैक मतलब ये करना जब करेगा तो देखा जाएगा, लेकिन इसकी बात करना भी ये आलमी अमन के लिए बहुत खतरा है। और आपने जो शुरू में कहा था कि पाकिस्तान ने वाटर स्ट्राइक किया है, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान पे वाटर स्ट्राइक हुआ है, तो मैं कहता हूँ इंडिया को जंग करने की तो जरूरत ही नहीं है। इंडिया ट्रेड स्ट्राइक करे, जी आऊंगा बीएन झा जी आपके पास आऊंगा जी, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करे। बिल्कुल सही कहा आपने, जंग करने की जरूरत, वही बात मैंने जी बीएन झा जी हमारे पास समय की कमी है, खत्म हो रहा है। लेकिन जो अभी यहाँ पे जो बड़ी दिलचस्प बात हो रही थी, आप कहते हैं टाइम कम है, देखिए इंडिया की जो माजी में गलतियां रही और पर्टिकुलरली मुझे कहने दीजिए कि कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा जो है वो बहुत ही एंटी जो आपके नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उनके खिलाफ रही है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके खिलाफ इनकी पॉलिसी रही है। अभी फारूक अब्दुल्ला साहब की आपने बात की, तो आप शिमला एग्रीमेंट को ले लीजिए, तो हम तो ये कहते हैं कि ये शिमला एग्रीमेंट खत्म होना चाहिए ताकि एक दफा जान ही छूट जाए, जिस तरह आपने सिंध-तास एग्रीमेंट खत्म किया, ये भी खत्म हो जाए और उसके बाद आजादी मिल जाए, और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल्कुल वो हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। वीएन झा जी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन शायद उनका लिंक जो है वो एक्सपायर हो गया। अभी हमारे पास समय की भी कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीएन झा जी आपका, सिद्धार्थ दवे जी आपका, टीपीएस त्यागी जी आपका, और राजा सज्जाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया, लेकिन ये चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है, और जब तक अभी कल हालांकि मॉक ड्रिल है, पूरे देश में हाई अलर्ट है, और पाकिस्तान पे किसी भी वक्त जो है भारत हमला कर सकता है, और इसे लेकर के पाकिस्तान की रूह जो है वो कांप रही है, वो अपने लिए जगह तलाश रही है, और मरने के बाद अपने सैनिकों के ठिकाने के लिए कब्रिस्तान को भी सुरक्षित कर रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ, क्योंकि लगातार खबरों में पाकिस्तान और भारत से संबंधित, यार ये जो टेंशन, ये जो तनाव चल रहा है, इससे संबंधित सभी खबरें आपको लगातार हम अपडेट करते रहते हैं, इसलिए कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं, और हर खबर सबसे पहले आपको सुदर्शन न्यूज पे मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।